पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। हम अपने कोर्स फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को जारी रखते हैं और मॉड्यूल 2 शुरू करते हैं, स्टॉक वैल्यूएशन। पिछले मॉड्यूल में हमने घर के हिसाब किताब को होम फाइनेंशियल्स के तौर पर दर्ज किया ताकि फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझा जा सके। इस मॉड्यूल में हम एक कंपनी बनाएंगे और इसके आसान फाइनेंशियल्स दर्ज करेंगे, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी कंपनी की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू कैसे निकालनी चाहिए। तो चलें कंपनी बनाते हैं। एबीसी कंपनी जो चिप्स बनाती है वो मार्केट में आईपीओ लेकर आई, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के जरिए कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और इस लिस्टिंग को लेकर वो अवाम से सरमायाकारी के लिए पैसे मांगते हैं। एबीसी कंपनी ने 10 रुपए के 1 मिलियन शेयर्स इशू करने का फैसला किया, जिससे ये 10 मिलियन रुपए इकट्ठे करेंगे। इन 1 मिलियन शेयर्स में से 1 मिलियन शेयर्स डायरेक्टर्स खरीदेंगे, यानी 10% डायरेक्टर्स के पास और 90% अवाम के पास। इसी तरह इस कंपनी का फ्री फ्लोट बनेगा 90%। फ्री फ्लोट मतलब कितने फीसद शेयर्स कंपनी या इसके डायरेक्टर्स की मलकियत में नहीं। डायरेक्टर्स अपने शेयर्स की रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करते, तो फ्री फ्लोट वो शेयर्स हैं जो मार्केट में आम हालात में ट्रेड होते हैं। वैसे डायरेक्टर्स जब कोई शेयर खरीदें या बेचें तो इन्हें इसका नोटिस स्टॉक मार्केट की वेबसाइट psx.com.pk पर देना होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन से पहले नहीं, बाद में। अब इनका आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो गया, लेकिन कारोबार अभी शुरू नहीं हुआ। तो अगर आज इनकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो इक्विटी हुई 10 मिलियन, कैश या बैंक में पैसा हुआ 10 मिलियन। अब देखते हैं पहले महीने में क्या हुआ। उन्होंने बिल्डिंग किराए पे ली और किराया था 1 लाख रुपए महाना। चिप्स बनाने वाली मशीन खरीदी 2 मिलियन और चिप्स बनाने का सामान 1 मिलियन। बाकी दफ्तरी खर्चा 0.3 मिलियन। फालतू कैश से की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन, जिस पर 3% इंटरेस्ट मिलेगा। मशीन को एसेट्स में दर्ज किया, इन्वेस्टमेंट को कैश से निकालकर अलग दर्ज किया, खर्चे एक्सपेंसेस में डाले और 1 महीने का इंटरेस्ट इनकम में डाल दिया। कैश को खर्चे और इन्वेस्टमेंट से कम किया और इनकम से बढ़ा दिया। क्योंकि इस महीने बिक्री नहीं हुई तो पहले महीने में नेट में लॉस हुआ 13,87,500। इस लॉस को दूसरी जानिब इक्विटी से भी कम कर दिया तो बैलेंस शीट बराबर हो गई। अब देखते हैं पूरे क्वार्टर में क्या हुआ। ये सारा सामान 3 महीने में बिक गया और सेल्स हुई 2.5 मिलियन। पहले क्वार्टर की फाइनेंशियल्स में ये सेल्स से मिला पैसा इनकम में शामिल करेंगे और एक्सपेंस 3 महीने के डाल देंगे तो प्रॉफिट बनेगा 3,37,500। इस प्रॉफिट को 1 मिलियन शेयर से डिवाइड करें तो इस क्वार्टर की ईपीएस निकल आएगी, जो बनी 0.34 रुपए। अब यही प्रॉफिट इक्विटी में शामिल हो जाएगा, खर्चे कैश में से कम होंगे और इंटरेस्ट शामिल होगा। सेल्स का पैसा अभी मिला नहीं तो इसे ट्रेड डेट्स के तौर पर दर्ज कर लेंगे, यानी वो पैसा जो सेल्स होने के बाद हमने वसूल करना है। कंपनी का कारोबार हर महीने चलता रहता है और ऐसा नहीं होता कि पहले सारा सामान तैयार हो, फिर बेचें और फिर दोबारा खरीदें, लेकिन सिर्फ आसानी के लिए समझ लें कि इस कंपनी का 3 महीने का साइकिल इसी तरह पूरा साल चलता है। ऐसे में मजीद 9 महीने के बाद 1 साल के फाइनेंशियल्स का जायजा लेते हैं। साल की सेल्स हुई 10 मिलियन, इंटरेस्ट इनकम 1.5 लाख, माल की खरीद 4 मिलियन, रेंट 1.2 मिलियन और बाकी खर्चे 3.6 मिलियन। पूरे साल में प्रॉफिट हुआ 1.35 मिलियन, जो इक्विटी में भी शामिल है। इसी तरह ईपीएस बनी 1.35। फिर कैश खर्चों से कम होगा और इनकम से बढ़ेगा और जो पैसा मिलने वाला है वो ट्रेड डेट में दर्ज होगा। पहले क्वार्टर में भी ट्रेड डेट 2.5 मिलियन थे, अब भी वही हैं, लेकिन ये वो वाले पैसे नहीं हैं। हर 3 महीने में ये पैसे वसूल हो जाते हैं। तो ये रिसीवेबल्स सिर्फ चौथे क्वार्टर की सेल्स के हैं। होम फाइनेंशियल्स में हमने डेप्रिसिएशन को दर्ज नहीं किया था, लेकिन कंपनी फाइनेंशियल्स में कर लेते हैं। मशीन की लाइफ है 5 साल,
मतलब इसे जिस पैसे से खरीदा उसे 5 साल बराबर तादाद में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शामिल करेंगे। तो पहले साल 4 लाख की डेप्रिसिएशन बनी, जिसे एसेट की वैल्यू से कम किया और एक्सपेंस में लिख दिया। इससे प्रॉफिट कम हो गया तो साल का प्रॉफिट बना 9,50,000। अब इसी 9,50,000 प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हम एक्सपेंसेस को उनकी अलग अलग जगह पर दर्ज करेंगे, ताकि हम आपको फाइनेंशियल्स के कुछ और पहलू की तफसील बता सकें, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट किसे कहते हैं, नेट प्रॉफिट क्या होता है, वगैरह। किसी कंपनी के खर्चे दो तरह के होते हैं और इनकम भी दो तरह की। एक वो खर्चा जो कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए किया जाए, यानी ये खर्चा सिर्फ तब होगा जब वो प्रोडक्ट बनाया जाए, वरना ये खर्चा नहीं होगा। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बेचने वाली चीज़ बनाने में कौन सा डायरेक्ट खर्चा हुआ। और बाकी खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट खर्चा जैसे चिप्स बनाने वाली मशीन के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली। अगर चिप्स नहीं बनाएंगे तो बिजली इस्तेमाल नहीं होगी, इसलिए ये बिजली का खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन बिल्डिंग का रेंट, दफ्तर की बिजली, मुलाजमीन की तनख्वाह वगैरह देनी पड़ेगी, चाहे चिप्स बनाएं या ना बनाएं, तो ये हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और टीवी पर इश्तिहार भी चलाने पड़ेंगे तो वो हुए सेलिंग एक्सपेंस। इसी तरह जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचे, जैसे एबीसी कंपनी का प्रोडक्ट है चिप्स, तो चिप्स बेचने से इनकी सेल्स होंगी और इनसे जो पैसा मिलेगा उसे सेल्स का पैसा भी कह सकते हैं, और इसका एक नाम रेवेन्यू भी है। और इन्हीं में से किसी एक नाम के साथ इसे प्रॉफिट एंड लॉस में दर्ज करेंगे। लेकिन अगर ये किसी दूसरे जरिए से इजाफी पैसा कमाएं, जैसे इंटरेस्ट इनकम, जिसका ताल्लुक कारोबारी सरगर्मियों से नहीं, तो इसे सेल्स या रेवेन्यू नहीं बल्कि अदर इनकम कहेंगे। तो जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, या अगर लॉस हुआ तो ग्रॉस लॉस। फिर अगर उस प्रॉफिट में बाकी खर्चा निकालें और अदर इनकम शामिल करें तो फिर जो पैसा बचा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। एक और चीज़ का इजाफा करते हैं। जब प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा जाता है तो जब तक वो प्रोडक्ट बन ना जाए इसे इन्वेंट्री में रखा जाता है, करंट एसेट्स के तौर पर दर्ज किया जाता है। लेकिन इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी? अगर कैश से माल खरीदा तो कैश कम करेंगे, लेकिन आमतौर पर इसकी पेमेंट कुछ अरसे बाद की जाती है। जैसे सेल्स करके पैसे कुछ अरसे बाद मिलते हैं, उसी तरह रॉ मटेरियल खरीद कर अदायगी कुछ अरसे बाद की जाती है। तो हम बैलेंस शीट में 1 मिलियन की इन्वेंट्री बढ़ाएंगे और मुकाबले में 1 मिलियन का पेएबल मतलब लायबिलिटी खड़ी कर देंगे, बैलेंस बराबर। अब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम प्रॉफिट एंड लॉस को तफसील से बनाते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा है, रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। अदर एक्सपेंसेस की तफसील में नहीं जाते, लेकिन मान लें कि उसमें 1.2 मिलियन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा है और 2.4 एडमिनिस्ट्रेटिव का। डेप्रिसिएशन क्योंकि मशीन की है तो वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगी, वरना अगर किसी दफ्तर की, फर्नीचर की, गाड़ियों की डेप्रिसिएशन हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आती है। तो 5.6 मिलियन वो खर्चा है जो चिप्स बनाने पर लगा, और सेल्स से इसे निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बना 4.4 मिलियन। अब इसमें इंटरेस्ट के 1.5 लाख शामिल करें और बाकी खर्चे 3.6 मिलियन निकालें तो प्रॉफिट हुआ 9,50,000। उसे 1 मिलियन शेयर से डिवाइड करें तो ईपीएस बनी 0.95। अब ये प्रॉफिट कंपनी चाहे तो कारोबार में ही लगाए रखे, और अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहे तो इसी में से डिविडेंड भी दे सकती है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला होता है। तो ये हुई आसान तौर पर कंपनी की फाइनेंशियल्स। अब हम देखते हैं कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू क्या होती है और ये एबीसी कंपनी की क्या है। स्टॉक मार्केट सरमायाकारों के लिए ये जानना खास तौर पर ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि कंपनी की बुक वैल्यू क्या होती है और इसे कैसे निकालते हैं। किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स के मुताबिक जो एसेट्स हैं इनको बेच दिया जाए और इनकी लायबिलिटीज़ अदा कर दी जाएं, इसके बाद जो पैसा बचेगा इसे कंपनी का असल सरमाया कह सकते हैं। इस सरमाए को शेयर से डिवाइड कर देंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर निकल आएगी। आसान अल्फाज में बुक वैल्यू ऐसे ही निकाली जाती है, लेकिन अगर कोई बहुत तफसीली जायज़ा लेना चाहे तो इसमें से कुछ फिगर्स को प्लस माइनस भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे मुताबिक इस कोर्स में उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं।
मसलन जैसे कंपनी का कोई कोर्ट केस चल रहा हो और जिसमें खदशा हो कि कंपनी को अदायगी करनी पड़ सकती है। लेकिन इन बातों का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं होता। खैर, आम सरमायाकारों को बुक वैल्यू ऐसे ही निकाल लेनी चाहिए। तफसीली जायजा करना चाहें तो फाइनेंशियल्स में पढ़ लें कि कंपनी के खिलाफ कोई बहुत बड़े मुकदमात दर्ज तो नहीं हैं। इनकी तफसील भी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देनी होती है। जब हमने एबीसी कंपनी के एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को निकाला तो नेट एसेट्स बने 10,09,50,000। इनको 1 मिलियन शेयर से डिवाइड किया जिससे इनकी बुक वैल्यू निकल आई 10.95। फेयर वैल्यू निकालने के लिए ईपीएस को इस शरह से डिवाइड करना होता है जितना मुनाफा आप इस कंपनी से हासिल करना चाहते हैं। एबीसी कंपनी की ईपीएस है 0.95। अगर इस सरमायाकारी से 10% मुनाफा चाहिए तो ईपीएस को 10% से डिवाइड कर लें तो इसकी फेयर वैल्यू बनी 9.5। अगर मुनाफा 10 से ज़्यादा या कम चाहिए तो इसी हिसाब से फेयर वैल्यू निकाली जा सकती है। मतलब हर तज्जियाकार के मुताबिक कंपनी की फेयर वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। आमतौर पर तज्जिया निगार शरह सूद से 2% बढ़ाकर इसे कंपनी की ईपीएस से डिवाइड करके फेयर वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अगर उन्हें बैंक से ज़्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद हो तो वो शेयर्स खरीदें ही क्यों, जिसमें रिस्क भी हो सकता है। खैर, जो लोग सूद इस्तेमाल नहीं करते वो अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के मुताबिक मुनाफे की शरह कम रखकर भी फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे फेयर वैल्यू निकालने के लिए ईपीएस से ज़्यादा ज़रूरी होती है मुस्तकबिल की ईपीएस, क्योंकि शेयर की प्राइस मुस्तकबिल के हिसाब से ऊपर या नीचे होती है, ना कि आज के हिसाब से। कंपनी के मुस्तकबिल का जायज़ा लगाने के लिए कई तरीके होते हैं जिन पर हम आने वाले मॉड्यूल में बात करेंगे। तो समझ लें, आज की तारीख में हमारे पास जितनी जानकारी है इसके मुताबिक हम उम्मीद करते हैं कि एबीसी कंपनी अगले साल भी इसी साल की तरह परफॉर्म करेगी, तो इसकी मुस्तकबिल की फेयर वैल्यू भी 9.5 ही रहेगी। अब हमें आने वाले क्वार्टर में इसके फाइनेंशियल का जायज़ा लेना होगा या हर उस कंपनी का जिसका हम असेसमेंट करेंगे, ताकि अगर कंपनी की सेल्स या प्रॉफिट में कमी होने लगे या वो बढ़ने लगे तो हम उसके मुताबिक अपनी सरमायाकारी का फैसला कर सकें। फेयर वैल्यू को मद्देनज़र रखें तो अगर इस कंपनी का शेयर 9.5 से नीचे ट्रेड कर रहा होगा तो ये शेयर अंडर वैल्यूड माना जाएगा, और अगर 9.5 से ऊपर ट्रेड कर रहा होगा तो ओवर वैल्यूड माना जाएगा। अंडर वैल्यूड यानी इसको खरीद कर मुनाफा हो सकता है, और ओवर वैल्यूड कि इसको खरीदना नुकसान दिला सकता है। हमने अभी शेयर के ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होने को ईपीएस के हिसाब से बयान किया। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे ही निकालना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बुक वैल्यू पर निकालना ठीक है, क्योंकि अगर किसी शेयर की बुक वैल्यू 10 रुपये है और किसी साल में प्रॉफिट बहुत ही थोड़ा है बल्कि नहीं है तो फेयर वैल्यू तो सिफर होनी चाहिए। लेकिन अगर वो कंपनी दिवालिया हो जाती है और इसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ बेचकर शेयर होल्डर्स को पैसे अदा किए जाएं तो वो 10 रुपये बनेंगे। लेकिन याद रहे, अगर किसी कंपनी के साथ सच में ऐसा हुआ तो वो पैसे शेयर होल्डर्स को फ़ौरन नहीं मिलेंगे, इसमें महीने और साल भी लग सकते हैं। खैर, इस हिसाब से अगर कोई शेयर बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसे भी अंडर वैल्यूड कहा जा सकता है, बशर्ते कि कंपनी ने अपने एसेट्स की वैल्यू बढ़ा चढ़ाकर ना लिखी हो। और अगर किसी कंपनी की लायबिलिटीज़ एसेट्स से ज़्यादा हैं तो वहाँ से शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। ज़रूरी नोट, ये थियोरेटिकल बातें हैं। स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन चलती है और हो सकता है कोई शेयर कई साल तक अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड करता रहे या बहुत नीचे। ये सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए कैलकुलेट की जाती है, लेकिन गारंटी नहीं कि इसके हिसाब से लिए गए फैसले से यकीनन मुनाफा होगा। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन पर वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जो आप एजुकेशनल वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हमने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू भी निकाल ली, तो यहीं पर दूसरे मॉड्यूल का इख्तिताम हुआ। अगले मॉड्यूल में हम कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज को समझने की कोशिश करेंगे कि उनका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।